छिप छिप अश्रु बहाने वालों, मोती व्यर्थ बहाने वालों, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है। सपना क्या है नयन सेज पर सोया हुआ आँख का पानी, और टूटना है ज्यों उसका जागे कच्ची नींद जवानी। गीली उम्र बनाने वालों, डूबे बिना नहाने वालों, कुछ पानी के बह जाने से सावन नहीं मरा करता है, सावन नहीं मरा करता है। प्यारे साथियों, गोपाल दास नीरज जी की इन्हीं पंक्तियों के साथ आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। मिशन सीटेट जनवरी 2024 के अंतर्गत आज की हमारी वीडियो है हिंदी पेडागोजी पेपर 2। अगर आप पेपर 1 भी देने जा रहे हैं तब भी ये उतनी ही महत्वपूर्ण है। आज हमने टॉपिक कवर किए हैं 3। पहला है भाषाई आकलन, दूसरा टॉपिक है शिक्षण विधियाँ, तीसरा है सहायक अधिगम सामग्री। इन तीनों टॉपिक से रिलेटेड टॉप 30 MCQ हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को। पहला क्वेश्चन नंबर है, आगमन विधि के रूपों की संख्या है 5, 2, 7, 3। तो क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी 2। 2 विधियां हैं, कौन कौन सी हैं? पहली है प्रायोगिक आगमन विधि और दूसरी आपकी है सांख्यिकीय आगमन विधि। तो प्रायोगिक आगमन जो विधि है उसमें प्रयोग से निष्कर्ष की ओर चलते हैं, जहाँ पे किसी विशेष विषय पर या किसी मुद्दे पर कोई प्रयोग किया जाता है, फिर उससे आपका निष्कर्ष कंक्लूजन निकाला जाता है। सांख्यिकीय आगमन विधि में क्या होता है, आप आंकड़ों को एकत्रीकरण करते हैं, फिर उनका वर्गीकरण करते हैं, विश्लेषण करते हैं, फिर निष्कर्ष निकालते हैं। ठीक है, तो 2 तरह की विधि हो गई। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 2 है, वाक्य विश्लेषण के शिक्षण हेतु उपयुक्त विधि है। ऑप्शन ए आगमन विधि, ऑप्शन बी निगमन विधि, ऑप्शन सी गीत अभिनय विधि, ऑप्शन डी उक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए आगमन विधि। इसको एक तरह से विश्लेषण विधि भी कहते हैं, जिसका मतलब होता है एक को अनेक करना। अब वाक्य विश्लेषण कैसे होता है, जैसे मान लीजिए एक वाक्य लिखा है मैं खा रहा हूँ, तो इसमें मैं क्या हो गया, कर्ता हो गया, और खा रहा हूँ क्या हो गया, आपका विधेय हो गया, जैसे इंग्लिश में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अनुकरण विधि रचना के लिए उपयुक्त है। पहला शिशु स्तर पर, बी ऑप्शन है उच्च स्तर पर, सी ऑप्शन है प्रारंभिक स्तर पर, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी प्रारंभिक स्तर पर, क्योंकि बच्चा प्रारंभिक स्तर पर अनुकरण द्वारा ही सीखता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, संश्लेषण विधि में सीखने की प्रक्रिया है वर्ण शब्द वाक्य। ए ऑप्शन था ये, बी ऑप्शन है वाक्य शब्द वर्ण, सी ऑप्शन है शब्द वर्ण वाक्य, डी ऑप्शन है शब्द वाक्य और वर्ण। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 यानी ए, वर्ण फिर शब्द फिर वाक्य। संश्लेषण विधि जो होती है उसका अर्थ होता है अनेक को एक करना, यानी पहले आप वर्ण से शुरू करेंगे, वर्ण से शब्द और शब्द से वाक्य। वहीं जो विश्लेषण विधि है वो एक को क्या करना, अनेक करना। इन दोनों में अंतर यही है मेन। क्वेश्चन नंबर 5 है, विश्लेषणात्मक विधि में प्रयोग होता है ए शब्द से वर्ण, दूसरा वर्ण से शब्द, तीसरा शब्द से वाक्य, चौथा वाक्य से पैराग्राफ। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 शब्द से वर्ण, यानी इसमें अपोजिट चलता है, पहले शब्द आएगा फिर वर्ण आएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, योजना विधि के प्रवर्तक हैं जॉन डीवी, WH किलपैट्रिक, डाल्टन, अरस्तु। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 WH किलपैट्रिक, जो योजना विधि के प्रवर्तक हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, प्रस्तावना का मुख्य उद्देश्य है उद्देश्य कथन करना, बी प्रस्तुतिकरण करना, सी नवीन ज्ञान ग्रहण करने हेतु तत्पर करना, ऑप्शन डी सामान्यीकरण करना। तो क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी नवीन ज्ञान ग्रहण करने हेतु तत्पर करना। बच्चों को एक क्यूरियोसिटी हम लोग जागृत कर देते हैं प्रस्तावना प्रश्नों के माध्यम से। क्वेश्चन नंबर 8 है, प्रोजेक्ट विधि में शिक्षा प्रदान की जाती है। ऑप्शन ए सैद्धांतिक शिक्षा, ऑप्शन बी जीवन उपयोगी शिक्षा, ऑप्शन सी बेसिक शिक्षा, ऑप्शन डी नैतिक शिक्षा। तो क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी जीवन उपयोगी शिक्षा प्रोजेक्ट विधि। क्वेश्चन नंबर 9, मतलब अगला क्वेश्चन आएगा, जो 9 क्वेश्चन आएगा वो हिंदी भाषा के आकलन संबंधी प्रश्नों से होगा। तो शुरू करते हैं अब इस टॉपिक को। तपस्या 7वीं कक्षा में विभिन्न संदर्भों में पृथ्वी, वसुधा और भूमि शब्दों के प्रयोगों की तरफ बच्चों का ध्यान आकर्षित करती है। ऐसा करने में उसका उद्देश्य है। ऑप्शन 1 है
पर्यायवाची शब्दों की परिभाषा देना, भाषा का व्याकरणिक ज्ञान देना, अगला है शब्द भंडार का विकास कराना, नेक्स्ट ऑप्शन है हिंदी की बारीकियां समझाना। तो आपको एक ही विभिन्न संदर्भ में क्या कर रही है, पृथ्वी, वसुधा और भूमि शब्दों को प्रयोग की तरफ बच्चों को ध्यान आकर्षित कर रही है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, हिंदी की बारीकियां समझाना। क्वेश्चन नंबर 10 है, मुझे बैंगनी रंग कतई अच्छा नहीं लगता, वाक्य में रेखांकित शब्द का मतलब बताओ। यह प्रश्न ऑप्शन 1 बहुत कठिन है, नहीं पूछा जाना चाहिए। ऑप्शन 2 बहुत सरल है, पूछा जाना चाहिए। ऑप्शन 3 संदर्भ में शब्दावली का उदाहरण है। ऑप्शन 4 बच्चों के भाषा ज्ञान को महत्व देता है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, संदर्भ में शब्दावली या संदर्भ में शब्दावली का उदाहरण है। इसका मतलब क्या होता है, एक शब्द होता है जैसे संदर्भ में व्याकरण, तो संदर्भ में व्याकरण का मतलब ये होता है जो भी पठित सामग्री है उसमें से ही व्याकरण के विभिन्न बिंदुओं को स्पष्ट करना, उसको कहते हैं संदर्भ में व्याकरण, क्योंकि हम जो व्याकरण पढ़ाते हैं वो संदर्भ में व्याकरण पढ़ाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 11 है, तुम्हारी परिचित नदी के किनारे क्या क्या होता है, सवाल बच्चों को का अवसर देता है, यानी किसका अवसर देता है। पहला, अपनी नदियों की जानकारी देने। दूसरा, अपने अनुभवों को साझा करने। ऑप्शन 3, अपने पर्यावरण का संरक्षण करने। ऑप्शन 4, विभिन्न नदियों के नाम बताने। तो क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, अपने अनुभवों को साझा करने में, क्योंकि सवाल ही देखिए प्रकृति यह है कि तुम्हारी परिचित नदी किनारे क्या क्या होता है, तो हर बच्चा अपने अपने अनुभव से अपना अपना आंसर बताएगा। प्रश्न नंबर 12 है, उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों के भाषाई आकलन की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। पहला, मोर मोरनी के नाम किस आधार पर रखे गए हैं। ऑप्शन 2, बसंत ऋतु में नीलकंठ के लिए जाली घर में बंद रहना असहनीय क्यों हो जाता था। ऑप्शन 3, लेखिका को नीलकंठ की कौन कौन सी चेष्टाएं बहुत भाती थी। ऑप्शन 4, नीलकंठ की नृत्य भंगिका को अपने शब्द चित्र में प्रस्तुत कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, नीलकंठ की नृत्य भंगिका को अपने शब्द चित्र में प्रस्तुत कीजिए, नृत्य भंगिमा होगा यहाँ पे शायद। क्वेश्चन नंबर 13 पे बढ़ते हैं, पाठ में ठिठियाकर हंसने लगी जैसा वाक्य आया है। ठिठियाना शब्द में आना प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। आना प्रत्यय से बनने वाले 4 सार्थक शब्द लिखिए। इस प्रश्न का स्वरूप को पोषित करता है, यानी किसको पोषित करता है। पहला, प्रत्यय का समस्त ज्ञान। दूसरा, सूत्र शैलीय व्याकरण। तीसरा, संदर्भ में व्याकरण। चौथा है पाठ्य पुस्तकीय व्याकरण। तो क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, संदर्भ में व्याकरण। तो व्याकरण से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएगा उसमें इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि संदर्भ में व्याकरण जो है, इस तरह से हम व्याकरण को पढ़ाते हैं बच्चों को। क्वेश्चन नंबर 14 है, स्त्री को सौंदर्य का प्रतिमान बना दिया जाना ही उसका बंधन बन जाता है। इस विषय पर कक्षा में चर्चा कीजिए। भाषा की पाठ्य पुस्तक में इस प्रश्न को स्थान देने का क्या औचित्य है। पहला, सौंदर्य प्रतिमान बनाना। दूसरा, स्त्री बंधन की चर्चा करना। तीसरा, सौंदर्य प्रसाधनों का विरोध करना। चौथा, भाषा को स्त्री विमर्श से जोड़ना। देखिए पहला ऑप्शन इसमें क्या है, स्त्री प्रतिमान बनाना, ये भी नहीं है सूटेबल। दूसरा, स्त्री बंधन की सिर्फ चर्चा करने से काम नहीं चलेगा। तीसरा है सौंदर्य प्रसाधनों का विरोध करना, ये भी नहीं है। तो सही आंसर है चौथा, भाषा को स्त्री विमर्श से जोड़ना। क्वेश्चन नंबर 15, भाषा आकलन संबंधित है। पहला, शिक्षार्थियों की उपलब्धि के मापन से। दूसरा, कक्षा में शिक्षार्थियों की श्रेणी का पता करने से। ऑप्शन 3, उनके संपूर्ण अथवा योगात्मक आकलन का मापन। ऑप्शन 4, शिक्षार्थी की भाषा प्रवीणता का मापन। तो भाषा आकलन का मेन काम ये है कि बच्चा भाषा में फ्लुएंट कैसे हो, भाषा में प्रवीण कैसे हो। इसलिए क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 है, शिक्षार्थी की भाषा प्रवीणता का मापन। प्रश्न नंबर 16 है, भाषा आकलन में कौन सा तत्व सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। पहला, विविध अर्थ वाले प्रश्न पूछना। दूसरा, श्रुतलेख। तीसरा, सुलेख। चौथा, भाषिक संरचनाओं पर आधारित प्रश्न। तो क्वेश्चन नंबर 16 का देखिए सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, विविध अर्थ वाले प्रश्न पूछना। क्वेश्चन नंबर 17, उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों के भाषा आकलन में सर्वाधिक प्रभावी प्रश्न है। पहला,
बादलों के घिराने पर कवि किसान को उठने के लिए क्यों कहता है? दूसरा, जब हरा खेत लहराएगा तो क्या होगा? तीसरा प्रश्न, तुम भी अपने ढंग से तनिक शब्द का इस्तेमाल करते हुए 5 वाक्य बनाओ। ऑप्शन डी है, रूप बदलकर बादल किसान के कौन से सपनों को साकार करेगा? तो प्रश्न नंबर 17 में ये देखना, देखिए ये सारे प्रश्न जो हैं ये सीधे सीधे किताबों के आंसर मिलेंगे इसमें से। बादलों गिराने पर कभी किसान को उठने के लिए क्यों कहता है, जब हरा खेत लहराएगा तो क्या होगा, और रूप बदलकर किसान को कौन कौन साकार करे। तो इसमें मेन प्रश्न क्या है कि बच्चा खुद क्या करेगा, तो ऑप्शन नंबर सी है, तुम भी अपने ढंग से तनिक शब्द का इस्तेमाल करते हुए 5 वाक्य बनाओ, इससे उसकी भाषा जो है उन्नत होगी। प्रश्न नंबर 18 है, भाषाई क्षमता के आकलन की दृष्टि से निम्न में से कौन सा प्रश्न सर्वाधिक उचित है? पहला, तुम बजाज होते तो चूहे को कपड़ा देते या नहीं, क्यों? दूसरा, दर्जी चूहे की किस बात से डर गया? तीसरा, चूहा टोपी क्यों पहनना चाहता था? चौथा, चूहा टोपी पर सितारे क्यों लगवाना चाहता था? देखिए, जो भी प्रश्न मुक्त अंत वाले प्रश्न होते हैं जिसमें अपसारी चिंतन की आवश्यकता होती है वो प्रश्न ज़्यादा अच्छे माने जाते हैं। तो इन सभी प्रश्नों में जो पहला प्रश्न है वो इन्होंने कहा है कि तुम बजाज होते तो चूहे को कपड़ा देते या नहीं, क्यों? ये जो है कैसा प्रश्न है, मुक्त अंत वाला प्रश्न है। कई आंसर इसके हो सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। प्रश्न नंबर 19 है, हिंदी भाषा आकलन की दृष्टि से कौन सा प्रश्न सबसे बेहतर है? पहला, ब्लड बैंक में रक्तदान से क्या लाभ है? दूसरा, खून को भानुमति का पिटारा क्यों कहा जाता है? तीसरा, पेट में कीड़े क्यों हो जाते हैं? चौथा, किसी ऐसी घटना का वर्णन कीजिए जब रक्त की कमी हो गई हो। तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो हमारी डे टू डे लाइफ के जो ऑप्शंस होते हैं वो ज़्यादा अच्छे मतलब सटीक होते हैं। तो इसका चौथा ऑप्शन आप देखेंगे तो लिखा है, किसी ऐसी घटना का वर्णन कीजिए जब रक्त की कमी हो गई है, यानी एक तरह से आंखों देखा हाल लिखना है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर 4 सही है। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है हिंदी भाषा शिक्षण में प्रयुक्त शिक्षण अधिगम सामग्री संबंधी प्रश्न, यानी टीएलएम से रिलेटेड प्रश्न है। पहला है 20वां प्रश्न है, किस दृश्य उपकरण में पारदर्शी यानी ट्रांसपेरेंसी का प्रयोग होता है? पहला है स्लाइड प्रक्षेपक यानी प्रोजेक्टर में, ओवरहेड प्रक्षेपक प्रोजेक्टर में, अपारदर्शी प्रक्षेपक यानी ओपेक प्रोजेक्टर या एपिडाइस्कोप में, चौथा है फिल्म स्ट्रिप में। तो क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ओवरहेड प्रोजेक्टर यानी ओवरहेड प्रक्षेपक। प्रश्न नंबर 21 है, किस आयोग के अनुसार प्रत्येक विद्यालय में शिक्षण अधिगम सामग्री के उपयोग से संपूर्ण भारत में शैक्षिक क्रांति लाई जा सकती है? पहला, मुदालियर आयोग, दूसरा कोठारी आयोग, तीसरा कृष्णन आयोग, चौथा है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। तो क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, कोठारी आयोग, जो कि 1964 से 1966 तक, और इसमें एक दस्तावेज था जिसका नाम था शिक्षा एवं राष्ट्र विकास यानी एजुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट। उसमें उन्होंने बताया था कि प्रत्येक विद्यालय में शिक्षण अधिगम सामग्री के उपयोग से संपूर्ण भारत में शैक्षिक क्रांति लाई जा सकती है। प्रश्न नंबर 22 है, ऑडियो विजुअल सामग्री का प्रयोग करते हुए किस सूत्र का पालन करना चाहिए? पहला, अमूर्त से मूर्त, दूसरा मूर्त से अमूर्त, तीसरा दोनों प्रकार, डी कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मूर्त से अमूर्त की ओर। प्रश्न नंबर 23 है, भाषा शिक्षण में सबसे कम महत्व की अधिगम सामग्री है? पहला, चित्रकथाएं, दूसरा शब्द पट्टी, तीसरा है मानचित्र, चौथा है वाक्य पट्टी। तो देखिए यहाँ पे चित्रकथाएं, शब्द पट्टी और वाक्य पट्टी ये सारी भाषा से रिलेटेड हैं। क्या ज़्यादा रिलेटेड नहीं है वो है मानचित्र। तो क्वेश्चन नंबर 23 का सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3, मानचित्र। प्रश्न नंबर 24 है, भाषा की कक्षा में मुद्रित समृद्ध परिवेश कैसे रचा जा सकता है? ये प्रिंट रिच मटेरियल की बात कर रहे हैं। पहला है केवल विविध आकर्षक पुस्तकें सजाकर, दूसरा दीवारों पर केवल आकर्षक पोस्टर लगाकर, तीसरा कहानी कविता के पोस्टर व बच्चों के कामों को कक्षा में प्रदर्शित कर, चौथा दीवारों पर सूक्तियाँ एवं उपदेशात्मक बातें लिखकर। तो क्वेश्चन नंबर 24 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, कहानी कविता के पोस्टर व बच्चों के कामों को कक्षा में डिस्प्ले करके यानी प्रदर्शित कर। क्वेश्चन नंबर 25,
कक्षा में शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग क्यों किया जाता है? पहला, विशिष्ट अधिगम परिस्थितियों के निर्माण के लिए। दूसरा ऑप्शन है शिक्षक के बोझ को कम करने के लिए। तीसरा है कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए। चौथा है शिक्षण में आवश्यक होने की वजह से। तो इसका सही आंसर है 25 का ऑप्शन नंबर 1, विशिष्ट अधिगम परिस्थितियों के निर्माण के लिए। क्वेश्चन नंबर 26 है श्रव्य दृश्य साधनों के प्रयोग का तर्काधार इस तथ्य पर आधारित है कि इससे अध्यापन अधिगम प्रक्रिया सुगम हो जाती है। बी, इससे अधिगम स्थूल हो जाता है। सी, इससे हमारी दोनों ज्ञानेंद्रियां सक्रिय होती हैं। डी, यह मात्र किसी चीज़ को करने का दूसरा तरीका है। तो क्वेश्चन नंबर 26 का सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1, इससे अध्यापन अधिगम प्रक्रिया सुगम हो जाती है। क्योंकि हम भी शिक्षक नहीं हैं, सुगम करता है, फैसिलिटेटर हैं, तो हम वो प्रक्रिया अपनाएंगे जिससे बच्चों के लिए और हमारे लिए भी अध्ययन अध्यापक जो है अध्यापन अधिगम की प्रक्रिया सुगम हो। क्वेश्चन नंबर 27 है भाषा शिक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी पाठ्य पुस्तकों की उपयोगिता है? पहला, ज्ञान प्राप्ति के लिए पुस्तकें सर्वसुलभ एवं मितव्ययी साधन हैं। दूसरा, पुस्तकें अर्जित ज्ञान का स्थानीकरण है। तीसरा, छात्र व शिक्षक दोनों को ही पुस्तकों के माध्यम से पाठ्यक्रम का ज्ञान रहता है। डी, उपरोक्त सभी। देखिए तीनों विकल्प ठीक हैं, तो क्वेश्चन नंबर 27 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पुस्तकें अर्जित ज्ञान का स्थानीकरण है। इस तरह के स्टेटमेंट भी कई बार आ जाते हैं, तो ये भी याद कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 28 है भाषा की पाठ्य पुस्तक के लिए पाठों का चयन करते समय क्या सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? ए, पाठों की संख्या। बी, प्रसिद्ध लेखकों की रचनाएं। सी, ऐसे पाठ जो बच्चों के संवेदना लोक के साथी बन सकें। डी, ऐसे पाठ जो अलंकारिक भाषा से युक्त हों। तो क्वेश्चन नंबर 28 का देखिए, पाठों की संख्या होगा नहीं, प्रसिद्ध लेखकों की रचनाएं ये भी नहीं, ऐसे पाठ जो अलंकारिक भाषा हो ये भी नहीं। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ऐसे पाठ जो बच्चों के संवेदना लोक के साथी बन सकें। प्रश्न नंबर 29 है पाठचर्या सहगामी क्रियाएं जैसे गीत, संवाद, अंत्याक्षरी, भाषण, वाद विवाद आदि में सहायक है। क्या सहायक है? पहला, भाषा और साहित्य को समझने। दूसरा, अधिक अंक प्राप्त करने। तीसरा, समय और श्रम की बचत करने। चौथा ऑप्शन है शिक्षक के कार्यभार को कम करने। तो क्वेश्चन नंबर 29 का देखिए, पहले तो अधिक अंक प्राप्त करने वाला ये गलत हो गया, समय और श्रम की बचत भी नहीं करनी है, शिक्षक का कार्यभार भी कम नहीं है, तो तीनों ऑलरेडी देख ही रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर पहला सही है, भाषा और साहित्य को समझने, यानी पाठचर्या सहगामी क्रियाएं जैसे गीत, संवाद, अंत्याक्षरी, भाषण, वाद विवाद आदि भाषा और साहित्य को समझने में सहायक हैं। प्रश्न नंबर 30 शिक्षण सहायक सामग्री के लाभ हैं। पहला, इससे पाठ अधिक सरल, रोचक तथा मनोरंजक बन जाता है। दूसरा, इसके प्रयोग से बालकों में पाठ के प्रति रुचि का विकास होता है। तीसरा ऑप्शन है इसके प्रयोग से शिक्षण में कुशलता आती है। चौथा, उपरोक्त सभी। तो देखिए पहला ऑप्शन है सरल, पाठ अधिक सरल, रोचक तथा मनोरंजक होता है, सही बात है। बालकों में पाठ के प्रति रुचि का विकास होता है, ये भी ठीक है। शिक्षण में भी स्किल आती है यानी कुशलता आ जाती है। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 30 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें।